आइए आगे देखते हैं। फिर से एंशियंट इंडिया से क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। देखिए शुंगा और गुप्ता एम्पायर, वहाँ से भी क्वेश्चन आया है। कौन सा क्वेश्चन है देखते हैं जरा। ओके, फिर आपको पता चलेगा कि एंशियंट से क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्योंकि जब लोग बोलते हैं ना कि एंशियंट और मेडिवल से क्वेश्चन आते ही नहीं है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि पता ही नहीं चलता कि ये सामने जो क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने, वो एंशियंट या मेडिवल से पूछा गया है। अब वो क्वेश्चन को पहचान ही नहीं पाते कि इसको किस में कैटेगराइज करना है। और इस चक्कर में लगता है कि हाँ क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से आ रहे हैं या मॉडर्न से आ रहे हैं, और मेडिवल में आ ही नहीं रहे। तो ऐसा नहीं है। अभी आपको कैटेगराइजेशन के हिसाब से, थीम्स के हिसाब से पता चलेगा कि कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए गुप्ता पीरियड या शुंगा पीरियड की बात चल रही है ना, उसी का क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? एंशियंट इंडिया, वो भी खास करके गुप्ता पीरियड दिया हुआ है? एक टर्म यूज होता था, विष्टि, फोर्स लेबर, जिसको उस समय विष्टि कहते थे। और ऐसे क्वेश्चंस भी पूछते हैं। ये क्वेश्चंस फ्यूडलिज्म से जुड़े हुए हैं, फ्यूडल एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन से जुड़े हुए हैं, या सोशल सिस्टम या इकोनॉमिक सिस्टम से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये क्वेश्चंस पूछते हैं। तो बार बार जो मैं क्लास में बताता हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो ये है सब सारा रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन या सोशल या फ्यूडल सिस्टम के बारे में। ये विष्टि मतलब फोर्स लेबर, उसके बारे में क्या सही है? पहला, इट वॉज कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट, अ सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय पीपल। ठीक है, देखने से तो लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं फोर्स लेबर है, तो एक तरीके का फोर्स जो लेबर आप ऑफर कर रहे हैं वो टैक्स ही है। ठीक है, बात तो सही लग रही है, बट आगे देखते हैं। इट वॉज टोटली एबसेंट इन मध्य प्रदेश एंड काठियावाड़ रीजन ऑफ गुप्ता एम्पायर। अभी अगर गुप्ता एम्पायर में ये है, जो क्वेश्चन ही बता रहा है कि ये फोर्स लेबर है, और गुप्ता एम्पायर का जो कोर पार्ट है एम्पायर का, वही मध्य प्रदेश है? मध्य प्रदेश और काठियावाड़ रीजन ऑफ गुजरात, काठियावाड़ रीजन गुजरात में आता है। ये तो गुप्ता एम्पायर के कोर रीजन से। ठीक, कोर रीजन में अगर आपका फोर्स लेबर एब्सेंट रहेगा, तो फिर वो गुप्ता एम्पायर में पूछेंगे ही नहीं है ना आपको, है? तो इसलिए क्या है कि आपके आउटर एरियाज में या जहाँ आपका कंट्रोल स्ट्रांग नहीं होता है, वहाँ पे शायद हो सकता है कि ये फोर्स लेबर का कंसेप्ट इतना स्ट्रांग ना हो। बट अगर मध्य प्रदेश आपका एरिया है, ठीक है, मध्य प्रदेश आपका एरिया है, और ये काठियावाड़ रीजन है, ये पूरा एरिया है, ये आपका कोर एरिया है, ये आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है? इसमें अगर फोर्स लेबर नहीं है तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है आपका। ठीक है, और हमें करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। तीसरा बोला गया है, फादर फोर्स लेबरर वॉज एंटाइटल्ड टू वीकली वेजेस। ये फोर्स लेबर है, और फोर्स लेबर में आपको पैसा नहीं मिलता है? इसलिए तो इसको फोर्स लेबर बोलते हैं ना। जबरदस्ती से आपके आपसे काम करवाया जाएगा और आपको पैसा देंगे नहीं, यहाँ पे पैसा होता ही नहीं है? तो ये गलत है। एल्डेस्ट सन ऑफ द लेबरर वॉज सेंट एज अ फोर्स लेबरर। है, फोर्स लेबर में क्या है, खुद लेबरर खुद जा रहा है, एल्डेस्ट सन नहीं जा रहा है? एल्डेस्ट सन आपका जा नहीं रहा है, लेबरर खुद जा रहा है। तो इसलिए चौथा भी स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है? सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही रहेगा कि फोर्स लेबर जो है, जिसको विष्टि कहते थे, वो एक तरीके का आपका टैक्स था, है, सोर्स ऑफ इनकम था स्टेट के लिए। स्टेट मतलब एम्पायर या किंगडम के लिए, है? तो यही आपका स्टेटमेंट सही है। तो सही चुनाव हमारा बिल्कुल हो गया। और इसमें थोड़ा सा मैप्स का भी इस्तेमाल करना है। मैप से भी पता चलेगा कि हम किस तरीके से क्वेश्चन को विजुलाइज कर सकते हैं, उससे भी बहुत सारी क्लियरिटी आती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। टाइटल में लिखा था गुप्ता और शुंगा एम्पायर, क्यों? शुंगा एम्पायर के बारे में क्वेश्चन है, शुंग डायनेस्टी क्लियरली बोला गया है? ठीक है, एंशियंट से क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं? और ये भी क्वेश्चन एंशियंट का भी है, ये आर्ट एंड कल्चर का भी है, दोनों क्वेश्चन है, ये एंशियंट का भी है, आर्ट एंड कल्चर का है। इसलिए तो मैं बार बार बताता हूँ कि एंशियंट और आर्ट एंड कल्चर दोनों जुड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं है वो, है? इस तरीके से आप देखेंगे हिस्ट्री को, आपका नजरिया चेंज करेंगे, क्वेश्चंस यू सॉल्व होंगे, यू, है? देखिए एंशियंट इंडिया की बात करेंगे तो कुछ बुक्स के नाम लिखे हैं, उसमें लिखा है इनमें से ऐसा कौन सा बुक जो शुंगा डायनेस्टी के समय का है, मतलब शुंगा डायनेस्टी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, कि जो शुंगा डायनेस्टी के जो फाउंडर है, उनके बेटे की लव स्टोरी की बात कर रहा है? शुंगा डायनेस्टी के जो फाउंडर है, उनके बेटे की लव स्टोरी की बात कर रहा है। क्वेश्चन में ही आपको क्लू दिया गया है। अभी आपको आपको ये अगर पता नहीं है कि शुंगा डायनेस्टी का फाउंडर का जो बेटा है उसका नाम क्या है,
लेकिन अगर आपको ये भी अगर मान लीजिए कि शुंगा डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, याद नहीं आ रहा है हमको, है? पता नहीं है, ये इतने हिस्ट्री में नाम रहते हैं, किसको याद रहेगा। पर फिर भी अगर आपको पता है, ऑप्शंस देखिए, रत्नावली है, रत्नावली एक लिखा है, तो है लव स्टोरी है, तो शुंगा डायनेस्टी के जो बेटे हैं उनका कहीं ना कहीं लव अफेयर होगा, तो रत्नावली नाम की एक लड़की हो सकती है, उसके साथ हो सकता है। पर यहाँ सिर्फ थोड़ा लड़की का नाम है तो डाउट लगता है। लव स्टोरी है तो थोड़ा सा आपका दोनों आना चाहिए, कपल्स, ठीक, लड़का लड़की दोनों का नाम आना चाहिए। थोड़ा इसका बाजू में हटा दे दे, इसको हटा दे दो। मेघदूत, मेघदूत ये कोई बात जम नहीं रही है? लव स्टोरी है, बात चल रही है क्लाउड्स की, ठीक। हाँ, इश्क और प्यार में सब कुछ बाकी चीज़ों का भी डिस्क्राइब किया जाता है, उनका भी सहारा लिया जाता है वगैरह, ठीक है? पर फिर भी मेघदूत दिख नहीं रहा इतना ठीक से। और एक नाम है स्वप्न वासव दत्ता, और एक नाम है स्वप्न वासव दत्ता, ये भी एक लड़की का नाम तो लग रहा है, जाहिर सी बात है लव स्टोरी है तो लड़की का नाम है, बट लड़की का नाम नहीं है? ठीक से पता नहीं चल रहा है कि स्वप्न वासव दत्ता भी हो सकता है क्या। इसको भी थोड़ा हटा दे, है? रत्नावली की तरह इसको भी हटा देते हैं। और मेघदूत, मेघदूत की तरह तो मेघदूत तो एकदम अलग ही लग रहा है कि जैसा एटलीस्ट किसी का नाम तो आना चाहिए, है? जिनकी लव स्टोरी है उनके बारे में। तो यहाँ पे तो क्लियर दिख रहा है मालविका अग्निमित्र, बात तो सबसे बढ़िया ऑप्शन यही लग रहा है। मालविका मतलब लड़की है, अग्निमित्र लड़का है, ये अग्निमित्र मतलब ये सन ऑफ द फाउंडर ऑफ द शुंग डायनेस्टी। अग्निमित्र अगर मान लीजिए ये सन है, लड़के का नाम तो वही लग रहा है, मालविका लड़की है, और सन ऑफ द फाउंडर ऑफ द शुंग डायनेस्टी। अब थोड़ा सा मुझे याद आ रहा है कि शुंग डायनेस्टी जो है उसके फाउंडर का नाम भी ऐसे कोई मित्र है, मित्र है? यहाँ पे नाम अग्निमित्र है तो उसका नाम क्या है? अरे हाँ, अरे वो तो पुष्यमित्र शुंग है, कि जिसने मौर्यन एम्परर के लास्ट, जो मौर्यन एम्पायर है, उसके लास्ट एम्परर को मार दिया था, और फिर मौर्यन एम्पायर खत्म हुआ था और शुंग एम्पायर आया था। करेक्ट, अभी ध्यान में आया। सन ऑफ द फाउंडर ऑफ द शुंग डायनेस्टी, शुंग डायनेस्टी के फाउंडर है हमारे पुष्यमित्र शुंग, है? पुष्यमित्र, यस, इन्होंने लास्ट मौर्यन एम्परर बृहद्रथ को मारा था, किल्ड लास्ट मौर्यन एम्परर बृहद्रथ। अब बात क्लियर हो गई। हमने तो थोड़ा सा रिस्क लेके तुक्का वगैरह मारने की कोशिश में, जहां जहां पे लड़का और लड़की का नाम एक साथ नहीं है, ऐसे ऑप्शन को हटाया था पहले, सिर्फ लड़की का नाम है इसलिए उनको हमने हटा दिया था कि भाई लव की बात चल रही है तो एटलीस्ट कपल तो होना चाहिए। उस आधार पर हम आए थे, हमको कौन सा याद आ रहा था कौन सा टेक्स्ट और कौन सा नहीं है। मेघदूत को हमने हटा दिया था क्योंकि क्लाउड की बात है, क्लाउड ब्यूट तो प्यार को डिस्क्राइब करने के लिए ठीक है, ठीक है। ये मेघदूत में बेसिकली अगर दोनों की लव स्टोरी है, बात जम नहीं रही है। फिर हम एक ही ऑप्शन पे आए थे क्योंकि जहाँ पे एक बस एक लड़का और एक लड़की दोनों का नाम है, इसलिए हम मालविका और अग्निमित्र के ऊपर आए थे। लेकिन हमारा तुक्का सही जा रहा है, इस अग्निमित्र के चक्कर में क्या है, हमको क्ल्यू मिल गया, यूपीएससी ने जो क्ल्यू छोड़ के रखा है फाउंडर ऑफ द शुंगा डायनेस्टी, वो मुझे याद आ गया, पुष्यमित्र शुंगा है। अरे उसने तो मौर्यन एम्परर जो है लास्ट वाला बृहद्रथ, उसको मार दिया था, तब मौर्य खत्म हुए थे, शुंगास आए थे, तो बिल्कुल सही है। फिर पुष्यमित्र जो है शुंगा डायनेस्टी का फाउंडर, उनका बेटा अग्निमित्र है, उनका बेटा अग्निमित्र है, और उसका तो लव अफेयर हुआ था, यस, मालविका जो उसके कोर्ट में नाचने वाली लड़की थी, और उसके बारे में ये जो लव स्टोरी है एक बुक में लिखी गई है, एक्चुअली वो प्ले है। और फिर हमें याद आएगा ये तो प्ले कालिदास ने लिखा है, ये प्ले क्या है, कालिदास ने लिखा है। और कालिदास कौन है सबको पता है, यूपीएससी के लिए हिस्ट्री पढ़ने के बाद कालिदास कौन है इतना बेसिकली सबको पता हो जाता है। फिर हमें सब चीज़ें ध्यान से याद आएगी, और जहां हम कहीं पे भी नहीं थे सीधा हमने करेक्ट ऑप्शन मार्क करके 2 मार्क्स ले भी लिए, करेक्ट ऑप्शन को हमने मार्क किया, सीधा 2 मार्क्स ले भी लिया, है? ये तरीका होता है क्वेश्चंस सॉल्व करने का। आइए, मौर्यन एम्पायर के बारे में आगे क्वेश्चन है, आगे का क्वेश्चन किसके बारे में है, मौर्यन एम्पायर के बारे में। देखिए कितने क्वेश्चंस एंशिएंट के ऊपर आए हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, और बहुत आसान है इनको सॉल्व करना। सामने एक बार आने के बाद लगता है कि हमें पता ही नहीं है, हर एक क्वेश्चन में ऐसा लगता है कि नहीं पता ही नहीं है हमको, और हर एक क्वेश्चन को जहां हमें पता नहीं है वहां से हमने सुराग ढूंढ के निकाले, और हम सीधा सही आंसर की तरफ जा रहे हैं। एक तरीके के हम डिटेक्टिव बन गए, जेम्स बॉन्ड बन गए,
इस तरीके से सोचिए और खुद के कॉन्फिडेंस के लिए थोड़ा सा वो पॉजिटिवनेस लाके आंसर को सॉल्व करना है। मैं टेक्निक्स बता रहा हूँ आपको, टेक्निक्स को अप्लाई करिए, मैक्सिमम आपको सक्सेस मिलेगा आपको। ये चीज़ है। आगे देखिए, मौर्य नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है अर्थशास्त्र के बारे में। क्वेश्चन किसके बारे में पूछ रहा है? कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसके बारे में क्वेश्चन बात कर रहा है। उसमें मेंशन किया गया कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए। अभी जैसे वो मिताक्षरा और दयाभागा का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, कहाँ से कहाँ कुछ पता नहीं था, हम सही आंसर की तरफ आ गए, हमको बस एक क्लू चाहिए। यहाँ भी वैसे होगा। देखिए, हमें इतना पता है कि अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा या कौटिल्य ने लिखा, पर अर्थशास्त्र में क्या क्या होता है ज्यादा हमें पता नहीं है। देखते क्या है? और ये भी क्वेश्चन अगर पूछा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली इसी कॉन्टेक्स्ट में एक जजमेंट दिया था रिसेंटली, वो भी न्यूज में आया था, द हिंदू में ही आया था, और इसीलिए फिर हिस्ट्री में जाके उसको पूछा गया है यूपीएससी की तरफ से। ये इंडिया की फिर से लीगल हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, पर्सन कुड बी अ स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट। यस, बिल्कुल। अगर कोई क्राइम किया और आपको पनिशमेंट मिली लॉ की तरफ से या जुडिशियरी की तरफ से, तो आप स्लेव हो सकते हो। एटलीस्ट उस समय, आज के तारीख में नहीं होता है, पर उस समय वो कंसेप्ट था कि स्लेवरी जो थी इंडिया में, कि जुडिशियल पनिशमेंट की वजह से आपके पनिशमेंट का एक वो पार्ट है या भाग है, उसके लिए आपको थोड़ी सी किसी की सेवा करनी पड़ेगी। है, बिल्कुल सही है। दूसरा, अगर कोई फीमेल स्लेव है और उसने किसी अपर कास्ट घर के जो आदमी है उसके यहाँ पे काम किया है, और फिर उस आदमी के वजह से उस फीमेल स्लेव को कई एक अगर बेटा या बेटी हुई है, खास करके बेटे की बात की है, सन की बात की है, तो फिर क्या है कि वो अपनी दासत्व से मुक्ति पा सकती है। फिर क्या है, वो अपनी दासत्व से मुक्ति पा सकती है। ऐसा उसमें लिखा गया। तो डेफिनेटली ये एक बात थी, ऑफ कोर्स ये बात, और इसी कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट ने वो जजमेंट लाया था, क्योंकि उस समय एंशियंट समय की ये जो बात है ना, यहाँ से आपको दिखता है कि कहीं ना कहीं वो फीमेल का शोषण हो रहा है। वो लीगली फ्री हो रहा जा रही है, अभी वो स्लेव नहीं रहेगी, वो अभी एक फ्री नारी की तरह आपकी जा सकती है। क्यों? क्योंकि उसने जिसके घर में वो स्लेव की तरह काम कर रही थी, एक दास की तरह या सेवक की तरह काम कर रही थी, उस आदमी को बेसिकली एक बेटा प्रदान किया है, जो कि उसने अपनी मर्जी से तो किया नहीं है, बस उसको अपना फ्रीडम आपका अचीव करना था, तो उस वजह से बेसिकली वो करना पड़ा। तो डेफिनेटली ये चीज़ थी। तो जैसे एक हाथ से दो एक हाथ से लो, इस तरीके से उसका शोषण जरूर हुआ, लेकिन वो फ्री हो गई। ये भी आपका सही है। तीसरा, अगर वो फीमेल स्लेव जो है, अभी तो वो फ्री हो गई, लेकिन जिस समय उसने बेटे को जन्म दिया है, फिर वो क्या बोल रहा है अर्थशास्त्र, कि ऐसा जो बेटा है जो फीमेल स्लेव की वजह से इस दुनिया में आया है, वो अपनी पिता की जो प्रॉपर्टी है, अपनी जो पिता की जो प्रॉपर्टी है और अपने पिता का जो लीगल स्टेटस है, मतलब उसकी पिता की वजह से उसका जो पिता का नाम मिलेगा, उस लीगल स्टेटस के लिए वो एलिजिबल था, कि जिसके लिए बेसिकली उस फीमेल स्लेव ने वो बेटा प्रदान किया, वो जो बाप है सो कॉल्ड बच्चे का, वो उस बच्चे को अपना नाम देगा और वो बच्चा उसका लीगल बेटा बन जाएगा। ये अर्थशास्त्र में लिखा है। तो क्या वो सही है या नहीं, वो हमें चुनना है। और हमारे पास पहले दोनों स्टेटमेंट है जो कि बिल्कुल सही है, बट तीसरा बिल्कुल गलत है। क्यों? भले ही किसी औरत ने अपना खुद का स्लेवरी से मुक्ति पाने के लिए किसी एक आदमी जहाँ पे वो काम कर रही है उनको बेटा दे दिया है, लेकिन वो बेटे को बेसिकली उस बाप का जायज औलाद होने का या जायज बेटा होने का अधिकार कभी नहीं मिलेगा है। वो बेसिकली कभी भी पब्लिकली वो आदमी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि ये मेरा बेटा है, वरना आप लॉजिकली सोचो ना, ऐसा उसने एक्सेप्ट किया तो उस समय के समाज में उसकी पूरी इज्जत निकल जाएगी है। पैट्रियार्की है, वो अपनी वासना उसको क्या कर रहा है, पूरी करने के लिए पैट्रियार्की का इस्तेमाल करके, अपने हायर सोशल स्टेटस का इस्तेमाल करके उस औरत के साथ गलत चीज़ कर रहा है। उस औरत के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो मजबूर है, उसको फ्री होने का मौका मिल रहा है, और फ्री होना है इसलिए वो कर रही है चीज़, ऐसा भी नहीं है, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसको मजबूरी में ये चीज़ करनी पड़ी, और फिर वो बेटा पैदा हो गया और उस इसलिए वो फ्री हो गई।
लेकिन बेटे को उस बाप का नाम लगेगा और उसका अधिकार मिलेगा, वो कभी नहीं है। तो इसलिए तीसरा स्टेटमेंट आपका अर्थशास्त्र में ऐसा कुछ बोला नहीं गया है, और ये चीज आपकी बिल्कुल गलत है। और ऑप्शन हमारा क्या है, एक ही ए। ठीक, आंसर ए आएगा 1 और 2। ठीक, ये चीज ध्यान में रखनी है। तो लॉजिकली फिर से क्या है कि ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।